हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है, विदेश में भारतीय उद्यमी के बारे में बात की गई है। उद्यमी जो कहलाते हैं उनके बारे में बात की गई है। ये टॉपिक होगा वो कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की इतिहास का चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसका एक टॉपिक है। तो अब सबसे पहली बात तो आती है कि भाई ये एंटरप्रेन्योर कौन कहलाते हैं, उद्यमी किनको कहा जाता है और व्यापारी किनको कहा जाता है। पहले हम ये दो शब्द समझ लेते हैं ना, कि जो जिनकी बात की जा रही है कि उद्यमी कौन है। उद्यमी से वो मत निकाल लेना कि फिर जल्दी जल्दी में सुनो कि बोले सर उद्यमी की बात कर रहा होगा, उद्यम जो मचाता है वो नहीं, उद्यमी की बात की जा रही है ना। ये उद्यमी कौन है, एंटरप्रेन्योर कौन है, तो उनके बारे में ये बात की जा रही है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि विदेश में भारतीय उद्यमी या उद्यमी जिनको हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, तो पहले एंटरप्रेन्योर की हम परिभाषा समझ लेते हैं कि उद्यमी कौन कहलाते हैं। अभी ये फोटो लगाई है, ये आपने अभी हाल में ही एक आपने देखा होगा कि एक चेन टाइप की आई थी, एक सीरीज टाइप की आई थी, इसको कहते हैं हम शार्क टैंक। दुनिया भर में चलता है शार्क टैंक, हमारे यहाँ भी चलता था, हमारे यहाँ भी हुआ है अभी। तो उसके कुछ जो जजेस थे उनकी फोटो लगाई है। इन सभी को एंटरप्रेन्योर कहा गया था। ये सभी क्या है, एंटरप्रेन्योर है ना, या उद्यमी है। उद्यमी क्यों कहा गया, हम वो परिभाषा देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये जो है इनने लेंस कार्ड चश्मा वाला है ना, ये मामा अर्थ वो शैम्पू वैम्पू बनाती है, इनके द्वारा भारत पे कुछ बनाया गया, इनके द्वारा बोट ईयरफोन वगैरह है ना। ये फार्मास्यूटिकल की है, वो शादी.com वाले हैं, शादियां करवाते हैं। तो इनके उद्यमी किसको कहेंगे, तो उद्यमी खास तौर से उस व्यक्ति को कहते हैं जो कोई ट्रेंड पर चल रहे काम को नहीं करता, कोई नया कॉन्सेप्ट सोचता है, उसको आगे बढ़ाता है और उसी का बिजनेस फिर खड़ा करता है ना। तो इसी कारण से उसको उद्यमी कहा जाता है। व्यापारी क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई दुकान है, कॉपी करके बढ़ाना, उसको क्या करते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि भाई वो व्यापारी है। अब इनके कॉन्सेप्ट हम देखेंगे क्या है। उद्यमी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो नया उपक्रम प्रारंभ करता है ना, जरूरी संसाधनों को जुटाता है एवं व्यवसाय की क्रियाओं का प्रबंधन और नियंत्रण करता है। वह व्यवसाय के विभिन्न जोखिमों को झेलता है एवं व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करता है। जोखिम बहन करने वाला उद्यमी का मुख्य कार्य होता है ना। उद्यमी का जो मुख्य कार्य क्या है, वो जोखिम को वहन करता है, उसके लिए जोखिम को झेलना सबसे बड़ी बात है। जबकि अगर आप व्यापारी की बात करें तो व्यापारी क्या है, व्यापारी कोई जोखिम मुखिम नहीं वहन करता। उसने क्या किया, सब्जी की दुकान लगा ली, आपने ठेला लगाया, हमने ठेला लगा लिया। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट लाएगा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लाए। भाई तुम ठेला लगाए थे, हम भी लगाने लगे, सब्जी बेचना, रेट कम ज्यादा हो सकते हैं, बस पॉलिथीन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ये सब चलेगा। ऐसे ही आपने इन व्यापारियों के बारे में सुना होगा, आते थे कई सारे, हमारे यहाँ से खरीद कर ले जाएं। देखो व्यापारी क्या होते हैं, वो ट्रेडर्स हो सकते हैं, खरीदना बेचना कर सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, जैसे इन्हें किराने की दुकान खोल ली। ये इसमें नया क्या कर रहे हैं, ऐसी दुकानें आपको बस दुकान का आकार, साइज, डेकोरेशन अलग अलग हो, कई सारी जगह ऐसी दुकानें आपको मिलेंगी देखने को। तो इसमें इनका कोई रिस्क नहीं है, इनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया, इनने किसी दूसरे का आइडिया कि किसी ने दुकान खोली वैसे ही दुकान अपन खोल लेते हैं। हम व्यापारी और उद्यमी के लिए कहें, व्यापारी के लिए कहेंगे 1 to n, है ना। एक ऐसा शब्द अपन उपयोग कर सकते हैं कि पहले से कोई एक दुकान थी, उसकी कॉपी हो के n नंबर ऑफ दुकान हो गई हैं, है ना। बहुत सारी दुकानें हो गई हैं, कोई ने लाइट अच्छी लगा ली, बस ये है, बाकी कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं किया। मतलब बाजार में पहले से किराने की दुकान का कॉन्सेप्ट था, बाजार में पहले से सब्जी का ठेला लगाने का कॉन्सेप्ट था, आपने वही कर लिया, बस ठेला अच्छा रंगवा लिया, पतवा लिया, ये कर सकते हैं आप। उद्यमी कौन कहलाता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो से वन बनता है। जब जीरो से वन बनेगा मतलब वो कॉन्सेप्ट ढूंढता है, उसके दिमाग में विचार आता है, उसके दिमाग में आइडिया आता है, उस पर सोचता है, उस आइडिया को वो इंप्लीमेंट करता है, उससे वो बिजनेस बनाता है, अपना खड़ा होता है, और इससे फिर कॉपी करने वाले 50 हो जाते हैं। n नंबर ऑफ आइडियाज यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब जो उद्यमी से आगे बढ़कर जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, व्यापारी हो जाएंगे। जैसे शादी.com का ही आप उदाहरण लें, एक वेबसाइट है, शादी वाली वेबसाइट है शादी.com। अब कई सारी खुल गई हैं शादी की वेबसाइट्स। तो वो क्या हो गई कि इनका कौन सा, पहले लगता था कि यार ऑनलाइन शादी हो जाएगी, क्या ऑनलाइन लड़का लड़की मिल जाएगी, पहले डर लग रहा था, लेकिन वो चल गई, लोगों की शादियां होने लगी, सफल होने लगा, कई सारे खुल गए, रिश्ता मिलेगा, है ना, और भारत मैट्रिमोनी बहुत सारी खुल गई, अब शादियों की बहुत सारी दुकानें खोल दी गई।
तो क्या होगा कि वो कॉपी करके थोड़ी बहुत चेंज करके आइडिया ले आए। तो ये ऐसा होता है यहां पर कि भाई अगर पहले से आइडिया नहीं है दिमाग में तो जीरो है, फिर हमने आइडिया ले आया, उस जीरो को हमने क्या किया, एक बड़ा व्यापार सेट कर दिया, हमने सारी रिस्क उठाई, फिर उसको कॉपी करके कई सारे लोग उसको कॉपी करके अपने यहां पर आजमा लेते हैं। तो व्यापारी और उद्यमी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा क्या कहलाता है। अब विश्व बाजार जो है, विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। मतलब दुनिया के बाजार में अब जितना ज्यादा माल भेजेंगे उतनी ज्यादा आपको फायदा होगी। इसके लिए आपको ज्यादा फसलें उगानी है, ज्यादा खाद्य पदार्थ उगाने हैं, इनके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि आप कृषि का आधुनिकीकरण करेंगे, आपको नए बीज, नए खाद, मशीनरी का उपयोग करना है, तो आपको पूंजी लगेगी। अब पूंजी कहां से आएगी? तो ये पूंजी की आपूर्ति जो होती है वो हो रही थी लोन के माध्यम से। लोन कैसे मिलेगा और लोन कौन लेगा या किसको पूंजी की आवश्यकता है? तो पूंजी की आवश्यकता है किसानों को, और किसान है दो प्रकार के, बड़े किसान और छोटे किसान। बड़े किसान से मतलब क्या हो गया? वो ऐसे किसान जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें हैं। छोटे किसान का मतलब क्या हो गया? जिनके पास छोटे छोटे जमीन के खेत हैं, छोटी छोटी जमीनें हैं, वो छोटे किसान हो गए। तो इन सभी को पूंजी की आवश्यकता है अपने यहां पर कुछ अच्छा उत्पादन करने के लिए, और पूंजी की आपूर्ति होगी लोन के माध्यम से। आपके लोन ले लो, ऐसे लोन आप ले लें तो फिर वो आप अपनी पूंजी की पूर्ति कर सकते हैं। बड़े बागान मतलब बड़े किसान जो हैं उनके ही बड़े बागान होंगे, तो बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा मिल जाया करता था। लेकिन समस्या पैदा हो रही थी छोटे मोटे किसानों से कि इन छोटे मोटे किसानों को कहां से लोन मिलेगा। तो इनके लिए जो एक नया वर्ग था, तो इनके सामने कौन आए? देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। इनके ऊपर प्रकाश पड़ता है कि इनको कौन कर्जा देता है? देसी साहूकार और महाजन। ऐसे लोकल लेवल पर ये कर्जा लेकर जाते हैं और अपना काम चलाते हैं। यहां पर क्लियर ये बात यहां की कि ऐसे अब छोटों के लिए कौन लोन देगा? साहूकार और महाजन लोग यहां पर लोन देना स्टार्ट करेंगे। आपने एक दो साहूकारों के नाम जैसे शिकारपुरी श्रॉफ है ना, और नट्टू कोट्टई चेट्टियार, इनके नाम से साहूकार टाइप के, हर एक क्षेत्र में अलग अलग। आपके यहां पर कोई और, कहीं पटेल कहलाते हैं, कहीं कोई कहलाते हैं, सब जगह अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात उन्मुखी खेती के लिए, मतलब निर्यात के लिए जो खेती की जा रही है, निर्यात के हिसाब से जो खेती की जा रही है, निर्यात उन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। मतलब आप कोई ऐसी फसल उगा रहे हैं जिसको आप विदेश में निर्यात करेंगे तो ये आपको कर्ज देंगे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से उधार लेते थे, करें लेते थे, मतलब कर टैक्सेस के रूप में उधार लिया करते थे। यहां उधार कर लेते हैं, या क्या यूरोपीय बैंकों से क्या करते थे? उधार लिया करते थे। उधार लिख लेना यहां पर, उधार लिया करते थे। ठीक, उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की व्यवस्था थी। जैसे उनसे कहा कि भाई हमें इस कोने में, तो उनकी व्यवस्था थी, चिट्ठी लिख देंगे आपको, वहां पर पैसे मिल जाएंगे, ऐसी व्यवस्था उनके पास हुआ करती थी। यहां तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप को भी विकसित कर लिया था। पहले क्या, चोर डाकू का बड़ा लफड़ा था। आपको यहां से आगरा जाना है, बीच में आप लौट सकते, तो क्या करेंगे? साहूकार की चिट्ठी लेकर चले जाएंगे, वहां पर वो बता देगा कि फलानी जगह चले जाना, और ये आप चिट्ठी दिखा देंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये इनने एक देसी व्यवस्था वहां पर डेवलप कर ली थी कि ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो, है ना। और व्यावसायिक संगठन और क्रियाकलापों का भी देसी स्वरूप उनके द्वारा एक व्यवस्थित बना लिया गया था। बैंकिंग सिस्टम का एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं। ये जो बड़ा सा घर बना है, ये बैंक का है। ये दुनिया भर बैंक से कनेक्ट है ना। यहाँ सब जगह से पैसा यहाँ पर आता है, दुनिया से टैक्स के रूप में कहीं से भी जमा करके ये पैसा यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से ऑपरेट हो रही है। और फिर ये पैसा हम कार्ड के रूप में या कैसे भी कुछ खर्च करते हैं। तो ये बैंकिंग का एक सिस्टम है, इस तरीके से ये ऑपरेट होता है। अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीका में यूरोपीय जो उपनिवेशक हैं, यूरोपीय उपनिवेशक कारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी भी और भारतीय महाजन भी पहुंच गए। कुछ हद तक हम देखें कि जैसे कुछ व्यापारी तो इनको भी कंपीट कर देंगे, इनको पीछे छोड़ देंगे। जैसे हैदराबादी सिंधी है ना, हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी या उपनिवेशकारों से भी, है ना, उपनिवेशकारों से आगे निकल जाते हैं ना, उपनिवेशकों से या उपनिवेशकारों से आगे निकल जाते हैं। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। एम्पोरियम का मतलब क्या है? मॉल टाइप के, वो बड़े बड़े एम्पोरियम टाइप के इनके द्वारा खोल दिए गए। इन दुकानों में सैलानियों को उनको आकर्षित करने के लिए सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी ताकि वो खरीद सके। हर एक बंदरगाह पर उनके द्वारा एम्पोरियम खोले गए। एक फलता फूलता कारोबार था जो सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन
बढ़ने लगी है ना। यहाँ पर क्या खोल के बैठ गए दुकान, आएंगे तो वो लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तो ये क्या है, एक आरामदायक व्यापार था, जिससे जहाज आ जाने से ये व्यापार और बढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। तो हमने ये बातें देखी यहाँ पर, क्या भारतीय उद्यमी विदेशों में कैसे थे। हमने देखा कि भाई यूरोपियन के पीछे पीछे ये लोग भी पहुंच गए, साहूजन और महाजन, हैदराबादी सिंधी का कॉन्सेप्ट भी देखा यहाँ पर। उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों में अपने छोटे छोटे एम्पोरियम भी खोल दिए। जहाजों के आरामदायक जहाजों के आ जाने से सैलानियों की संख्या बढ़ी और उनको भी फायदा होना स्टार्ट हो गया। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप निरंतर तरीके से पढ़ सकें, अच्छे से पढ़ सकें, इसके लिए अपना एक ऐप डेवलप किया है, जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए गूगल पर टाइप करेंगे magnetbrains.com, ऐसे जैसे यहां पर ये लिखेंगे आप, लिखने के साथ आपको ये पेज खुल जाएगा। पेज खुलते ही आपके सामने कोर्सेस होंगे, सिलेक्ट करना होगा कौन सा कोर्स आपको देखना है। मैं मानता हूं कि आप हिंदी मीडियम देखना चाहते हैं, तो आपने हिंदी मीडियम पर टैप किया। फिर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, तो आपने क्लास सेलेक्ट करी, कक्षा 10वीं। ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो सारे टीचर्स की फोटो आपके सामने आ जाएगी। अब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उस टीचर के नीचे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो पढ़ सकते हैं। जैसे आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप जाएंगे सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व 2। आपको हिस्ट्री देखना है तो आपने यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। जैसे ही वॉच नाउ पर आपने क्लिक किया तो क्या हुआ, वॉच नाउ पर क्लिक करते ही ये प्लेलिस्ट आपकी खुल गई। अब आपको जिस भी चैप्टर में जाना है, चैप्टर पर क्लिक किया, सारे वीडियो खुल जाएंगे। वीडियो खोलेंगे, हर वीडियो के सामने वॉच नाउ का बटन होगा, आप क्लिक करेंगे, आपका वीडियो चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगता है अगले वीडियो पर जाना है, तो आप नेक्स्ट बटन का उपयोग कर कर अगले वीडियो पर चले जाएंगे। इससे क्या है, आपकी पढ़ाई व्यवस्थित चलती रहेगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अपना संपूर्ण कोर्स बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी सेशंस होते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें, और हाँ, कमेंट कर कर भी जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।